आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के लिए एक्सीलेंट पब्लिकेशन के गाइड से राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें टोटल जो है आपका 200 प्लस जो है प्रश्न है, उससे रिलेटेड जो है सेट वाइज आपको प्रश्न कराएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है आपके क्लास 10 से रिलेटेड वह सभी सेट जो है इस बुक से रिलेटेड करवा रहा हूं, क्योंकि आप ही सभी लोगों का डिमांड था कि एक्सीलेंट पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसके सारे प्रश्न करवा दे, तो करवाने के लिए स्टार्ट किया गया है आज से सीरीज। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। जैसे आप मैं बता दूं आपको कि राजनीतिक विज्ञान मतलब कि वही आपके राजनीतिक शास्त्र जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला देखिए, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये तो हमारा सही है, होता है भाई। देखिए लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ये भी हमारा होता है। अब देखिए तीसरा, देखिए लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। ये जो हमारा कथन है गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जो होता है लोगों को जो है विरोध करने की आज़ादी होती है किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। नहीं जी, सही है, ये भी सही है कि लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही जो है देश पर जो है शासन करने का अधिकार होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो ये जो हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, यह हमारा कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में जो है लोगों को मतलब विरोध करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। इनमें से किससे लोकतंत्र में विस्तार में मदद मिलती है। देखिए पहला देखिए, विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैनिक तख्तापलट, प्रेस पर प्रतिबंध या लोगों का संघर्ष। तो देखिए ये जो तीनों ऑप्शन ऊपर से देख रहे हैं ये तो तीनों गलत है। मतलब हमारा लोकतंत्र जो है किस तरह से विस्तारित होगा, जब लोगों का संघर्ष जो होगा ज़्यादा होगा तो हमारा लोकतंत्र जो होगा और विस्तृत मतलब विस्तार होगा, मदद मिलेगा और मजबूत बनेगा ना। कि विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण ये होगा तो लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा, सैनिक तख्तापलट होगा तो ये भी लोकतंत्र को खत्म कर देगा, प्रेस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये भी लोकतंत्र का खतरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से लोकतंत्र के विस्तार मतलब विस्तार में मदद मिलती है, तो लोगों का संघर्ष जो है करने से जो है लोकतंत्र में जो है विस्तार मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन को पढ़े तो क्या लिखा हुआ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। भाई मिलते हैं, प्राचीन भारत में जो है लोकतंत्र के प्रमाण कुछ न कुछ मिलते हैं। ये तो कथन क्या होगा? गलत है, मिलते हैं तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ, ये भी जो आपका है गलत हो गया। लोकतंत्र क्या हुआ और मजबूत ना हुआ था, लोकतंत्र कमजोर थोड़े हुआ था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, ये जो आपका ऑप्शन है सही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पाकिस्तान ने नेपाल के लोकतांत्रिक शासन में कभी चुनौतियाँ नहीं दी, चुनौतियाँ तो आई भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बढ़िया बाधा हो क्या होता है। लोकतंत्र की अटूट अवस्था, राजनीतिक जागृति, अशिक्षा, सामाजिक समानता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो जो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो होती है अशिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब शिक्षा रहेगा तो लोकतंत्र की जो मार्ग होता है उसमें बाधा नहीं आएगी, लेकिन अशिक्षा है तो यहाँ पर लोकतंत्र के मार्ग में जो है बाधा होती है। विभिन्न तरह से लोग अपनी जो अधिकार है उसे नहीं समझ पाते हैं। जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। देखिए लोगों का संघर्ष से तो मिलती है, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण करने से क्या मिलेगी? मदद नहीं मिलती है, यह ना पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर उपनिषदों का अंत, लोगों का स्वतंत्र की चाह, ये जो ऑप्शन बी नंबर है, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण के कारण जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। बाकी और सभी चीज़ों से जो है विस्तार मिलती है लोकतंत्र में। अगर
उपनिवेशवाद का अंत होगा तो भी जो है लोकतंत्र में विस्तार होगा, लोगों का संघर्ष होगा तो लोकतंत्र में विस्तार होगा, लोगों की स्वतंत्रता की चाह से भी लोकतंत्र में विस्तार होगा, ये सभी चीज़ें से। जी 6 नंबर प्रश्न है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे पहला देखिए, राजशाही शासन की वह पद्धति जो अब समाप्त हो गई है। इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर का, देखिए राज्य शासन की पद्धति जो अब समाप्त हो गई। सही है कि जो पूछ रहा है कि दुनिया में बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये तो सही मतलब सही है, तो ये तो गलत है। अभी भी जो है राजशाही शासन बहुत सारे दुनिया में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले की किसी वक्त के अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक नहीं है, अभी भी जो है बहुत गलती है कि नहीं है गलत? जी है। अगला देखिए, आज पहले की दौर से ज़्यादा लोगों में शासन के चुनाव लोग द्वारा हो रहे हैं, तो ये सही है क्योंकि अब जो है लोकतांत्रिक ज़्यादा देश हो चुका है, राजतांत्रिक जो है बहुत कम देश है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र असंभव हो गया है क्योंकि, तो आज जो है प्रत्यक्ष जो हमारा प्रजातंत्र है असंभव हो गया है इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से जो है व्यापक हो गया, इसलिए जो है संभव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता या शक्ति किसके केंद्रित होता है। तो प्रजातंत्र में जो होता है अंतिम सत्ता या शक्ति जो होता है निम्नलिखित में से जो होता है जनता में केंद्रित होता है, संसद में केंद्रित नहीं होता है, जनता में केंद्रित होता है। जनता के द्वारा ही जो होता है प्रजातंत्र की अंतिम सत्ता या शक्ति का जो है केंद्रित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए आधुनिक जो प्रजातंत्र होता है उसको निम्नलिखित में से जो होता है समाजवादी प्रजातंत्र के रूप में जो है जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं जाना जाता है, जनता में नहीं जाता है, प्रतिनिधि में जाना जाता है, समाजीकरण समाजवादी जो होता है समाजवादी प्रजातंत्र के रूप में जो है आधुनिक प्रजातंत्र को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः किसके साथ समृद्ध होता है? अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, भारत के साथ या यूनान के साथ। तो प्रत्यक्ष जो है आपका प्रजातंत्र जो होता है यूनान के साथ जो होता है समृद्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, काफ़ी देखिए प्रश्न ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा समझने की दिक्कत होगी, समझ लेंगे आपको प्रश्न ईजी लगेगा क्योंकि राजनीतिक शास्त्र जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपने 10th के पहले चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें प्रजातंत्र के गुणों में कौन सा गलत है। यहाँ देखिए, समानता और स्वतंत्रता पर अधिकृत, यह क्या सही है कि गलत है? तो यह जो है आपका क्या है? सही है। यहाँ पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो देखिए लोग यहाँ देखिए आर्थिक समानता पर अधिकृत, तो यह जो है हमारा गलत है, ऑप्शन बी जो है गलत है। बाकी हमारा तीनों जो है देशभक्ति का स्रोत प्रजातंत्र होता है, ये सब जो है सही है। बाकी हमारा बी नंबर जो है गलत है। नेक्स्ट आपका है, प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की। देखिए तो प्रजातंत्र की जो आलोचना है निम्नलिखित में से जो है वाइस जो है नहीं की, बाकी इन्होंने सभी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यकता नहीं है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो है आवश्यकता नहीं है, वो क्या नहीं है? शिक्षा आवश्यकता है, स्वतंत्रता न्यायपालिका भी आवश्यकता है, जनमत निर्माण में स्वतंत्र साधन ये भी आवश्यकता है। क्या नहीं आवश्यकता है वो देखना है ना, क्या आवश्यक नहीं है। तो पेशेवर राजनीतिज्ञ जो है यह आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र के लिए क्या नहीं आवश्यक होना चाहिए? देखिए लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार आवश्यक है, चुनाव निष्पक्ष हो ये भी आवश्यक है, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण न हो ये जो है आवश्यक नहीं है। यह हमारा ऑप्शन सी जो है आवश्यक नहीं है कि न्यायालय पर जो है किसी व्यक्ति का जो है नियंत्रण हो, ये जो है आवश्यक नहीं है। न्यायालय का अपना स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। जी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो आज दुनिया में जो है सबसे बेहतर शासन जो होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है, लोगों के द्वारा चुने हुए शासन व्यवस्था को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 16 नंबर कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। देखिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए इसके बीच का अंतर जो होता है सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग करते हैं कि वह जो है लोकतांत्रिक है कि वह गैर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक होगा तो लोगों के हित में कार्य होगा, और लोकतांत्रिक होगा या गैर लोकतांत्रिक होगा तो लोगों के हित में कार्य नहीं होगा। तो उसके कार्य से ही जो है हम लोग मतलब पता लगा लेते हैं कि यह सरकार जो है लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, ये 3। इसके बाद हमारा ये सेट कंप्लीट होगा। इसके बाद हम अगले सेट में आगे इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए 17 नंबर, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। तो लोकतंत्र में जो शासन होता है वो आपका जो होता है जनता करता है। शासन जो होता है, क्यों?
क्योंकि वही जो होता है अपनी मर्जी से लोगों को चुनता है, उसी के अधिकार के ऊपर खड़े होता है। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी, देखिए सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में, जनता के हाथ में, सेना या फौज के हाथ में, न्यायाधीशों के हाथ में। तो सैनिक शासन में जो होता है शासन की जिम्मेदारी जो होती है वह सेना या फौज के हाथ में होती है। सेना ही जो होता है उस देश को चलाता है, कैसे उसको चलाना है वह सेना या फौज के हाथ में उसकी शासन होती है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2005 में देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई, लेकिन अनीता को वोट देने के रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र जो है वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइए कि भारत में वोट देने की जो न्यूनतम उम्र है वह कितनी वर्ष है? तो आप सभी लोगों को पता है कि वह क्या है, 18 वर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। प्रश्न को समझिएगा, देखिए लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम रहती है, यह तर्क देने का इसमें से कौन सा कारक सही नहीं है? देखिए लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की जो संभावना होती है कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन व्यवस्था होता है। तो यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारक सही नहीं है? अब इसको हम पढ़ेंगे एक एक को, अब पता करेंगे कि जो कारक सही नहीं है वो क्या है। तो पहला कारक को पढ़े यहाँ पर, देखिए विपक्ष दल भुखमरी और सरकार का ध्यान दिलाते हैं। सही है, ये तो सही है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कारक सही नहीं है, तो हमारा पहला तो सही है भाई कि जब मतलब इस तरह की स्थिति आती है तो जो विपक्ष में बैठे होते हैं वह क्या करते हैं कि भुखमरी की ओर जो है सरकार का ध्यान दिलाते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय को आप ले ले तो अभी जो है गैस की दामें देखे कहाँ आसमान छू रही है। तो इसकी क्या कारण है? तो इसका कारण अब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी जो विपक्ष में नेता बैठे वो हड़ताल करते हैं कि हाँ भाई महंगाई कम करो, तो यह बात सही है। अगला प्रश्न देखें, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न भागों में भुखमरी के संबंध में खबरें देते हैं। ये भी बात सही है कि जब देश में कोई हलचल होती है, देश में जब भुखमरी की स्थिति आएगी, जैसे वर्तमान समय में आपको मालूम है कि श्रीलंका में जो है अभी इमरजेंसी लगा हुआ है, उसे हम लोग फूड इमरजेंसी बोलते हैं। वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कमी हो गई है। वहाँ पर 400 रुपये आटा, 600 रुपये किलो गेहूँ में ऐसे बिक रहा है ना वहाँ पर, तो बड़ी महंगा वहाँ पर मिल रहा है। वहाँ पर 5,000 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। अभी वर्तमान समय की मैं बात कर दूँ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो भाग गए हैं प्रधानमंत्री आवास छोड़कर। तो ये भी बात सही है कि वहाँ के जो न्यूज़ है वो रिपोर्ट देंगे। फिर अगला देखिए, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर रहेगा। यही बात सही है कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो क्या होती है कि जो सरकार होती है उसको पराजय होने की जो डर होता है तो इस तरह की स्थिति को कायम करता है। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा पता चल गया कि जब 3 को ऊपर वाला सही है तो इसका मतलब कि गलत कौन सा है भाई? तो गलत हमारा ये वाला है कि लोगों को कोई तर्क नहीं, उस पर आचरण करने की आज़ादी है। तो ये जो हमारा मतलब कारक है यह गलत है। देखिए यहाँ बोला है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की जो संभावना होती है कम रहती है। इस तर्क देने के लिए जो है कौन सा कारक सही नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला जो कारक है वो सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा प्रश्न दिया है, बस समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न छुपा हुआ है। देखिए कुछ गाँवों में सरकार ने पेयजल इंतजाम नहीं किया। देखिए कुछ गांवों में सरकार ने पेयजल की इंतजाम नहीं किया। गांव के लोगों ने एक बैठक की, अपनी ज़रूरतों के लिए सरकार का ध्यान दिलाने के कई तरीके पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अब देखिए एक गांव है जहां पर जो है सरकार ने जो है पेयजल के इंतजाम नहीं किया। गांव के लोग जो है एकत्रित होकर बैठे और अपनी जागरूकता के लिए मतलब ज़रूरतों के लिए जो सरकार की ध्यान दिलाने के लिए जो है तरीकों का विचार किया। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विचार जो है लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब गैर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों की, देख ले पहला पढ़े, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़े यहाँ पर, देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि पेयजल को अपने जीवन का अधिकार मानते हुए न्यायालय में मुकदमा दायर करना। ये तो बात सही है, यह तो लोकतंत्र के अंतर्गत आता है कि हम अपने आवाज़ उठा सकते हैं, दायरा भी कर सकते हैं कि सरकार बोला था लेकिन नहीं करवाया, हम सीधे जाकर जो है न्यायालय में अपना मुकदमा दायर कर देंगे। ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अपने यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा मतलब लोकतांत्रिक नहीं है, गलत पूछ रहा है ना, ये तो पहला सही है। दूसरा देखिए, अगले चुनाव बहिष्कार करके सभी दलों को संदेश देना। ये भी सही है कि अगला बार चुनाव होगा तो हम लोग वोट देने ही नहीं जाएंगे। ये भी हमारा लोकतांत्रिक मतलब की तरीका है। फिर आपका देखिए, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। ये भी सही है। सरकारी नीतियों के खिलाफ जो है हम लोग जनसभाएं कर सकते हैं। ये भी हमारा जो है तरीका लोकतांत्रिक है। लेकिन पानी के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना, यह जो हमारा है गलत है। कहने का अर्थ है कि यह जो ऑप्शन 4 हम देख रहे हैं यह हमारा जो है क्या है, लोकतांत्रिक जो है तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक मतलब कि सही तरीका नहीं है। बाकी हमारा ऊपर वाला जो तीनों चीज़ था वह सही था। ये हम घूस देगा क्यों करेंगे भाई, जब सरकार बोली है तो फ्री में करवाएगी। तो यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि
दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से जो है टकराव कौन महत्वपूर्ण था, तो एक एक पढ़ ले। दक्षिण अफ्रीका के और उनकी पड़ोसी देशों का ये नहीं था, स्त्रियों और पुरुषों का ये भी नहीं था, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला जो गोरे अल्पसंख्यक तथा अश्वेत बहुसंख्यक का जो है इसमें जो है टकराव था, इसीलिए जो है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला यहाँ प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता। देखिए कौन सा प्रावधान जो है नहीं रहता। पहला क्या है, शासन प्रमुख के मतलब अधिकार। इसमें बोल रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान जो है नहीं रहता है उसको नहीं, जो नहीं रहता। तो देखिए एक एक करके देखिए शासन प्रमुख के अधिकार यह तो रहता है, शासन प्रमुख का नाम ये नहीं रहता है, विधायिका के अधिकार ये भी रहते हैं, देश का नाम ये भी रहता है, मतलब कि 3 रहता है। इसमें कौन नहीं रहता है भाई, तो जो लोकतांत्रिक संविधान होता है उसमें कौन सा जो प्रावधान है वो नहीं रहता, तो शासन प्रमुख का जो है नाम का यही नहीं प्रावधान है, बाकी तीनों प्रावधान है। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। अब यहाँ पर विशेषताएं पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। देखिए विशालतम और व्यापक संविधान, तो ये तो हमारा सही है कि भारत का जो संविधान है वो विशालतम है और व्यापक संविधान है। धर्मनिरपेक्षता ये भी हमारे संविधान की जो है विशेषता है। मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो इसका तो आंसर आ गया कि इसमें पूछ रहा था कि विशेषता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साम्यवादी शासक, यह जो विशेषता नहीं है हमारे संविधान का। बाकी तीनों जो ऊपर वाला दिख रहे हैं वह विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो कि काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 1946 ईस्वी में, दिसंबर 1946 ईस्वी में, याद रखिएगा दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के संविधान की रूपरेखा रखी गई थी। तो कांग्रेस के जो है मैं आपको बता दूं कि 1931 ईस्वी में मतलब जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है संविधान की जो रूपरेखा रखी गई थी, याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। और संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 ईस्वी में। और इनके जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीना 8 दिन लगा था अप्रॉक्स। आगे चलते हैं। देखिए अगला आपका जो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से जो आपका कथन सही है वो कौन सा है, एक एक करके पढ़े आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रश्न है। देखिए संविधान के पहला क्या बोल रहा है कि पहला संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि परिस्थितियों के बदलते पर संविधान की उचित संशोधन करना पड़ता है। तो कथन सही कौन सा कथन सही है ये ना पूछा है, तो हमारा देखिए कि पहला ही कथन जो हमारा सही है, ये तो हमारा सही है ना, क्योंकि समय के अनुसार हम लोग संविधान का जो है संशोधन करते हैं। बाकी पढ़ ले, बाकी क्या पढ़ना, पहला सही लग रहा है इसका मतलब कि तीनों नहीं होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे। देख लीजिए किसी समय विशेष के लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रसंगित हो जाता है, नहीं ये नहीं होता है, जो लिखा गया वही होगा। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं कि नहीं। अभी देख लीजिए वर्तमान समय में क्या क्या बिल आ गए थे मोदी की सरकार में, कृषि कानून बिल, अभी आप देख ले कुछ नया नया तरीका आ गया, जीएसटी आ गया, ये सब संशोधन का ही तो देन है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ देखिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो हम एक एक को चेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पर, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है वो ढूंढना है, सही वाले को छोड़ देना है, तो सही है तो हम टिक मार देते हैं। देखिए दूसरा देखिए, चुनाव लोगों को सरकार में कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है कि कामकाज करने का जो है अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करती है, ये भी सही है। फलीभूत होने जो उनकी आकांक्षाएं होती है जो सरकार से, वो फलीभूत मतलब होने के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करती है, ये गलत है। तो इसमें जो हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से जो है चुनाव क्यों जरूरी है, और पूछ रहा था कि कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है, तो यह वाला जो वाक्य है कि चुनाव जो होता है न्यायपालिका के कामकाज में जो है हस्तक्षेप करता है का अवसर देता है, ये गलत है, ये नहीं होता है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता। भारत का जो चुनाव है लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है उपयुक्त कारण नहीं देता है। पढ़ लेके एक बार आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट आपका है, भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, यही बात सही है। भारत में 18 वर्ष की अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति मतदान करता है, ये भी बात सही है। लेकिन भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती है, ये गलत है। यही जो हमारा जो कारक है यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ दिख रहा होगा 31 नंबर, चुनाव निष्पक्ष हुआ इसे जांचने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है। निष्पक्ष मतलब कि किसी तरह की चीटिंग नहीं हुआ, देख लीजिए। तो इसे जांचने के लिए कौन सा तरीका जो है सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको टिक करना, जो सही है उसे छोड़ देंगे। तो पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को। देखिए यहाँ पर, यह देखना कि उसका संचालन कौन करता है, ये तो सही है। देखेंगे कौन संचालन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र थे, ये भी देखेंगे निष्पक्ष है कि नहीं। क्या सरकार या शासन पार्टी उस पर दबाव या प्रभाव बनाती है, ये भी सही है। क्या मतलब उस पर दबाव या कोई प्रभाव तो नहीं बनाती है ना। क्या राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे सकता है, ये जो है आपका गलत है। यह जो तरीका है ये गलत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ये प्रश्न पूछा था कि चुनाव निष्पक्ष हुआ इसे जांचने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है, तो यह वाला जो है, क्या राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे सकता है, ये नहीं है, उनका काम नहीं है ये। आगे देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है आपका, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में कौन सा शर्त उपयुक्त नहीं है। किसी चुनाव को जो है लोकतांत्रिक होने के लिए निम्नलिखित में से शर्त जो है कौन सा उपयुक्त नहीं है। बाकी 3 उपयुक्त होगा, एक कोई उसमें उपयुक्त नहीं होगा, तो उसे ढूंढना है। पढ़े आप, चुनाव के अवसर नियमित अंतराल पर मिलते हैं, ये बात सही है। हर 5 साल पर चुनाव होता है, नियमित अंतराल पर मिलता है, तो ये बात तो सही है। चुनाव में लोकतांत्रिक होने का ये बात सही है। नेक्स्ट है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होते हैं, जी ये भी बात सही है। चुनाव में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी को चुनते हैं, ये भी बात सही है। निरक्षक लोग चुनाव नहीं जीते, ये गलत है। ये भी सही, ये गलत है। यही जो है आपका शर्त जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर बुरा है कि सक्षम मतदाता, देखिए सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह किसकी जिम्मेदारी होती है। संसद की, सरकार की, न्यायपालिका की या मतदाता, मतलब जो मतदाताकार होते हैं, जो मत देते हैं, मतदाताओं की। तो देखिए सक्षम जो मतदाताओं होते हैं उनका नाम मतदाता सूची में हो, इसका जो जिम्मेदारी होता है निम्नलिखित में से जो है आपका सरकार की होती है। सरकार ही तो उसके नाम को जोड़ते हैं कि आपके एज हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है 34 नंबर, इनमें से कौन सा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मतलब आपको बताना है कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। तो आचार संहिता आपको मालूम होता है कि चुनाव के 24 घंटा 48 घंटा पहले ही लग जाता है, किसी तरह की कोई पोस्टर वोस्टर प्रचार वचार नहीं किया जाता है, पूरी शांत हो जाती है। तो पढ़ते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है, उल्लंघन नहीं है सही, मतलब आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, चुनाव अधिघोषणा के बाद मंत्री द्वारा किसी बड़ी परियोजना का शिलान्यास करना। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, इसको देखना है। तो यह जो है यह जो है मतलब पूछा है कि नहीं है वो ढूंढना, इसमें तो है, क्योंकि जब हम आचार संहिता लागू हुई तक कोई भी नई चीज़ का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे को लेकर कंबल बांटना, ये भी नहीं है, ये गलत है, ये सब नहीं लगता है ना। आप कंबल बांट सकते हैं ना ही कोई नया काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मस्जिद में ले जाकर उसके उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना, ये भी गलत है। इस तरह की कोई सांस्कृतिक या धार्मिक जो है नहीं किया जाता। ये सब जो है आपका आचार संहिता का उल्लंघन में आ जाएगा, जिस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला देखिए, किसी उम्मीदवार द्वारा सरकार की नीतियों को आलोचना करना, ये आ जाएगा, ये जो है उल्लंघन नहीं है। बाकी जो ऊपर तीनों दिख रहे हैं ये तीनों जो है आपका उल्लंघन है। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। तो देख ले, चुनाव के समय चुनाव आयोग की किस भूमिका से असहमत है। चुनाव के समय चुनाव आयोग की किस भूमिका से असहमत है, आप देख ले, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है देख लीजिए, फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्वाचित मतलब पहचानों के आधार पर ही मतदान हो, मतलब किस असहमत है, तो ये तो हम सहमत है इससे। नेक्स्ट है, चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक हो, ये भी सही है। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने की हस्तक्षेप करना चाहिए, यह गलत है, यह जो है इसकी भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है
कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है, आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। पहला क्या है, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, क्या वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? ये तो नहीं बैठता है भाई। कक्षा संचालन, क्लास मॉनिटर का चुनाव। फिर देखिए, अभी हम देखेंगे, यह हमें सही लग रहा है। मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? परिवार में क्या होता है कि बैठक में होने वाली चर्चा, क्या वो प्रत्यक्ष होता है? नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। देखिए दूसरा क्या है, कक्षा संचालन, क्लास मॉनिटर का चुनाव। यही मुझे लग रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है सबसे नज़दीक जो होता है बैठता है, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा जो है चुना हुआ मॉनिटर चुना जाता है। क्लास में आपने देखा होगा क्या होता है कि कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, वो खड़ा होता है, 4 लोग खड़े हो गए, वोटिंग करना स्टार्ट किए, चलिए कौन किसको वोट देता है, तो जिसको ज़्यादा वोट होता है वही वहाँ का मॉनिटर बनता है, चाहे वो अटेंडेंस के ऊपर हो या वैसे तो नहीं बनता था। बचपन में हमने भी देखा है कि वो कैसे बनते थे कि 4 लोग खड़े हो गए, वोटिंग होता था, जो बच्चे जिसको ज़्यादा पसंद कर लिए वो बन जाते थे, इस तरह का। तो यही जो है हमारा लोकतंत्र का जो है सबसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है नज़दीक बैठ रहा है। देखिए आगे पढ़ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन। ये तो लोकतंत्र नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, नहीं है। मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका कक्षा संचालन, क्लास मॉनिटर का चुनाव होता है, वही जो होता है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? आप देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से जो कार्य है जो कि चुनाव आयोग जो होता है नहीं करता है, कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, उसी को ढूंढना है। देखिए, मतदाता सूची तैयार करना, ये तो करता है, ये तो करता है। उम्मीदवारों का नामांकन, ये भी करता है चुनाव आयोग। मतदाताओं केंद्र की स्थापना, ये भी करता है। आचार संहिता लागू करना, ये भी करता है। तो 4 जब करता है तो आपका 5वां ऑटोमेटिक है कि ये नहीं करता होगा। पंचायत के चुनावों का सर्वेक्षण, ये जो होता है आपका चुनाव आयोग नहीं करता है, उसके निचले वाले पद जो मतलब पद पर होते हैं वही लोग करते हैं। चुनाव आयोग का जो कार्य है वो क्या है? मतदान सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन, मतदान केंद्रों का स्थापना, आचार संहिता लागू करना। न कि यह नहीं है कि पंचायत के चुनाव का सर्वेक्षण करना, ये तो आपका वीडियो करते हैं, वही करते हैं, जिलाधिकारी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। मतलब पंचायत चुनावों का संरक्षण करना, यह कार्य जो है चुनाव आयोग का नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी बड़ा सा है, पढ़ेंगे लेकिन करेंगे, इजी क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो सबसे इजी होता है, बस उसमें थोड़ा आपको पढ़ने का समय है, बाकी आप बना लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली में क्या है? समानता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो चुनाव प्रणाली में समानता है, क्या समानता, वही देखना है, वो बताना है। क्या समानता है मतलब क्या इक्वल है राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में, सदस्यों की जो चुनाव होता है उसमें क्या इक्वल है। पहला देखें, 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है? नहीं, राज्यसभा लोकसभा में नहीं है, क्योंकि एक समय में तो कर सकते हैं, दूसरा में नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। ये क्या सही लग रहा है आपको? ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। प्रत्येक मत का मूल्य समान होता है, ये जो हमारा है सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मतलब चौथा भी देख ले, विजयी उम्मीदवारों को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। नहीं, आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए ये नहीं होता है कि आधे से अधिक मत, जितना ज़्यादा हो वही विजय होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रत्येक मत का जो मूल्य होता है वह समान होता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री दे, चाहे वो देश का एक गरीब मजदूर व्यक्ति दे, दोनों का जो मत देने का अधिकार है जो वो समान है। अगर उनका 100 नंबर है तो इसका भी 100 नंबर है। वहाँ पर क्या होता है कि समानता होता है, न कि असमानता, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 39 नंबर कि फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी घोषित किया जाता है जो, कौन प्रणाली जो होता है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली में घोषित किया जाता है? तो ऑप्शन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। देखिए, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है? नहीं, ये नहीं होता है। देशों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल के सदस्य हो? ये भी नहीं होता है। चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत अर्जित करता है, इसी को चुना जाता है। किसको? जो चुनाव क्षेत्र में जो होता है अन्य मतलब उम्मीदवारों से जो होता है अधिक मत अर्जित करता है, उसी को जो है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली में जो है प्रत्याशी जो होता है घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि यही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
39 का ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 40 नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका 40 नंबर प्रश्न है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति अगर पद पर आपको चुन लिया जाए तो आप जो है निम्नलिखित में से कौन सा फैसला को जो है खुद कर सकते हैं। ऑप्शन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, समझ गए। पहला ऑप्शन देखिए, अपनी पसंद के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जो होता है वो तो संसद के बाद चुना जाता है ना, जब सांसद लोग चुनित कर जाते हैं उसमें से जो है चुने जाते हैं, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा सकते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री को पद से हटाया नहीं जा, मतलब हटा नहीं सकते राष्ट्रपति, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखिए, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। यह कानून का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है कि वह दोनों सदनों के जो पारित विधेयक होता है, जो बिल होता है, उस पर जो है पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। यह जो है इनके हाथ में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। देखिए, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते नहीं, मंत्रिपरिषद में अपनी मनपसंद नेताओं को चयन नहीं करते, ये काम जो है राष्ट्रपति का नहीं होता है। तो राष्ट्रपति अगर आप चुने जा सकते हैं तो आपका जो मुख्य कार्य क्या होगा कि दोनों सदनों द्वारा, मतलब ये ऑप्शन के अनुसार कि दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर जो है पुनः विचार करने के लिए आप कह सकते हैं। ना कि प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, ना ही अपने अनुसार किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ना ही मंत्रिमंडल में जो है आप किसी तरह के नेताओं को पसंद कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो निम्नलिखित में से जो राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है वह कौन होता है, तो वह आपका जो होता है गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री जो होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका का जो है हिस्सा होते हैं। गृह मंत्री घर का मालिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। अब बताना है कि न्यायपालिका के बारे में 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन गलत है, क्या वो गलत कार्य, मतलब कौन सा कार्य जो है जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। पहला देखिए, कौन सा बयान गलत है उसी को देखना है। पहला ऑप्शन देखिए, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। नहीं, ये गलत है। संसद द्वारा जो है पारित प्रत्येक कानून को जो है सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत नहीं होती है, मंजूरी नहीं होती है। कुछ कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसके लिए मंजूरी दी जाती है और के लिए नहीं दी जाती है। तो पहला वाला ही तो हमारा गलत हो गया, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। हाँ, ये बात तो सही, इनके पास ये पावर है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, ये भी सही है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का आहन होता है, मतलब कि उसका अधिकार को छीना जाता है, तो वह अदालत में जा सकता है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो है, यही बात जो है गलत है। देखिए, संसद द्वारा जो प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, यह जो बयान है गलत है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो देखिए, निम्नलिखित जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें से निम्नलिखित में से जो मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है वह कौन कर सकता है, तो वह जो है संसद कर सकता है। अगर कोई भी कानून बनता है तो उसका जो मुख्य रोल उसमें कौन अदा करता है, तो संसद करता है। संसद के अनुसार ही जो है कोई भी मौजूदा कानून में जो है हेरफेर, मतलब संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन एक संस्थाएं नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। तो इनमें से जो है जो एक प्रकार की संस्थाएं मतलब नहीं है वो क्या है, नगरपालिका जो है एक प्रकार की संस्थाएं नहीं है। बाकी आपका 3 जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी जो है एक प्रकार की एक संस्थाएं है। नेक्स्ट है आपका, संस्थाओं के बुनियादी नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो मतलब देखिए, संस्थाओं का बुनियादी नियमों का जो वर्णन है वह आपको जो है संविधान में मिलता है। कहाँ मिलता है, संविधान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकतंत्र में संस्थाओं के साथ और भीतर रहकर निम्न में से किसको काम नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, लोकतंत्र में संस्थाओं के साथ रहकर या भीतर रहकर जो है निम्नलिखित में से काम नहीं करना पड़ता है, वह किसको नहीं करना पड़ता है, प्रधानमंत्री, जनता के प्रतिनिधित्व हो, राज्यपाल हो या जनता। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, जनता को जो है कार्य नहीं करना होता है। लोकतंत्र के संस्थाओं के साथ भीतर रहकर बाहर रहकर जो है
मतलब निम्नलिखित में से जो है किसको काम नहीं करना पड़ता है, तो जनता को कार्य नहीं करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जनता के प्रतिनिधित्व वो राज्यपाल जो होते हैं वो सभी करते हैं, लेकिन जनता नहीं करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसद का गठन कैसे होता है। तो देखिए कोई भी संसद का जो गठन होता है वो कैसे होता है, तो संसद का गठन जो होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किससे होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और उसमें जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो ये तीनों मिलाकर जो है संसद का गठन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मालूम है। इसमें से पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कौन कौन नहीं है, उसी को बताना है। तो पढ़े, समानता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार आपका है। विदेश घूमने का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो विदेश घूमने का अधिकार जो है यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो 2 हमारा दिख रहे हैं, ए और सी, वो दोनों मौलिक अधिकार है। तो आशा आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो है निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है यह जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया है। तो देखिए पहले वो मूल अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन अभी जो है उसे निकाल दिया गया है। तो वह जो है संपत्ति का अधिकार जो है पहले हमारा मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे जो है निकाल दिया गया है। अब ये बाहर कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न आपका है 51 नंबर। आपातकाल में, देखिए जब आपातकाल लगती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है। तो स्थगित किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं, इनके बारे में संविधान मौन है, निरर्थक हो जाते हैं। तो जब भी जब भी देश में जो है इमरजेंसी लागू होता है, आपातकाल लागू होता है, तो उस समय जो मतलब व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसे क्या किए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं, मतलब रोक दिया जाता है। उस समय बाहर घूमना सभी रोक दिया जाता है, जो भी मौलिक अधिकार है उसे रोक दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिकों को नहीं है। एक एक करके पढ़ेंगे और आंसर देंगे। देखिए पहला क्या है आपका, पहला यहाँ क्या है, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता। ये तो हमारा है, हमारे पास है, तो ये सही है। पूछ रहा है कि नहीं है, वो देखना है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यह है कि नहीं है, तो यही नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता हमारे देश में नहीं है। बाकी पहला वाला है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करना का स्वतंत्रता, ये भी हमारे पास है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों को विरोध करने की स्वतंत्रता, ये भी हमारे पास है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही अधिकार जो है हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता भारतीय है नागरिकों को, उनको नहीं है कि सशस्त्र विद्रोह में वह भाग ले। बाकी तीनों चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं उसमें है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है। काम का अधिकार देता है कि नहीं देता है, ये नहीं देता है। काम का अधिकार नहीं देता है। निजता का अधिकार देता है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार देता है। जो आपका काम का अधिकार है, यही अधिकार जो है भारतीय संविधान के रूप में अधिकार नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है। अब आपको जो है 4 ऑप्शन पढ़ना है और बताना है कि इसमें से जो नागरिक को जो है स्वतंत्रता जो संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं कौन है, वो बताना है। कौन नहीं है वह नहीं बताना है, बल्कि आपको बताना है कौन है। तो पहला देखिए, हथियार सहित सभा करने का अधिकार, यह दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, तो ये तो खत्म हो गया। हथियार सहित कभी सभा होता है, नहीं होता है। दूसरा देखिए, सरकार के विरुद्ध प्रयंत्र करने का स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। प्रचंड करने का स्वतंत्रता, ये भी नहीं दिया गया है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह दिया गया है। यह हमारा जो है नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित जो अधिकार है कि हम जो है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की हमें स्वतंत्रता है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, क्या विदेश में घूमने की हमें स्वतंत्रता है, नहीं ना। विदेश जाने से पहले हमें बहुत सारा प्रक्रिया करना होता है, वीज़ा बनाना होता है, मतलब अलाउ लेना होता है, तब हम जाते हैं। तो ये तीनों तो हमारा गलती हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमें क्या मतलब निम्नलिखित में से जो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार दिया गया है वह क्या है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक अधिकार है। जो आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन मौलिक अधिकारों का जो है सबसे सटीक अधिकार है, तो पढ़ना है कि हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका सबसे सटीक अधिकार क्या है। ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, तो एक एक करके पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ये क्या सटीक अधिकार है, नहीं है, ये तो नहीं है।
किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त समस्त मतलब सभी प्रकार का अधिकार नहीं, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, कानून के द्वारा क्या सभी को नागरिकों को जो है मतलब समस्त अधिकार दिया गया, नहीं दिया गया है। समस्त अधिकार दे देगा तो हम ही देश का राजा हो जाएंगे। आगे देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये सही है। देखिए संविधान द्वारा जो है हमें क्या दिया है, प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, जितना हमें जरूरी है, जितना हमें सुरक्षा की जरूरत है उसके अनुसार हमें जो है अधिकार दिया गया है। यही जो है हमारा सटीकता जो है बैठ रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगले को भी देख लेते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त के अधिकार जिन पर कभी प्रतिनिधि जो है नहीं लगाए जा सके, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक अधिकार है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है ये सबसे जो है सटीक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है लंबा लंबा थोड़ा प्रश्न मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी इजी इसका आंसर होता है। इसी तरह का प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए स्वतंत्रता के किस अधिकार पर पाबंदी उचित है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो हमें फ्रीडम है उसके किस अधिकार पर जो है पाबंदी जो है उचित है, मतलब कि सही है। पहला देखिए, सुरक्षा कारकों से नागरिकों को कुछ इलाकों में जाने से प्रतिबंध, क्या यह जो अधिकार है पाबंदी उचित है। सुरक्षा कारकों से नागरिकों को कुछ इलाकों में जाने से प्रतिबंध, ये तो सही है। मान लें कि किसी क्षेत्र में जो है सुरक्षा के रिलेटेड जो है, जैसे देख ले आप, अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उस एरिया में जो है कोई लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो ये सही है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, तो पहला आंसर हमारा सही लग रहा है कि जो हमारे स्वतंत्रता के लिए अधिकार का जो पाबंदी है उचित है, तो हमारा सही लग रहा है। आगे वाला पढ़ लेते हैं, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों के संपत्ति खरीदने पर रोक, यह तो गलत है। यह जो अधिकार है, क्या स्वतंत्रता के किस अधिकार पर पाबंदी उचित है, यह अधिकार पर जो है उचित नहीं है। देखिए स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों के संपत्ति खरीदने पर रोक, यह गलत है। नेक्स्ट है, शासन दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाली किताबों पर रोक, यह भी गलत है। आपातकाल में विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता पर रोक, यह भी गलत है। मतलब ये जो आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार पर जो पाबंदी उचित है, यह उचित नहीं है। बाकी आपका जो पहला वाला है वो उचित है। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ बोल रहा है कि मौलिक अधिकार का जो उपयोग का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार हमें तो मिले हुए हैं, ऑप्शन देकर काम करेंगे, पता करेंगे कौन सा जो मतलब उदाहरण है जो कि हमारे लिए उपयोग नहीं है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, क्या यह हमारे मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? है भाई, हमारे पास अधिकार है कि हम कहीं भी जाकर देश में काम कर सकते हैं। ईसाई देखिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरियों स्कूलों की श्रृंखला चलाना, ये भी सही है, ये अधिकार है कि अपना चलाइए। सरकारी नौकरी में मर्द और औरतों को समान वेतन मिलना, ये भी सही है, ये हमारा अधिकार है कि जब महिला को जितना मिलेगा पुरुष को भी उतना ही मिलेगा, दोनों काम उतना ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये जो हमारा जो है मौलिक अधिकार के उदाहरण जो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कि मतलब जो बच्चे की जो माँ बाप की जो संपत्ति होती है माँ बाप की, उसमें बच्चों का जो मतलब विरासत में पाना, ये जो हमारा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अब तो सरकार ये भी लगा दी है कि जितना बेटा का हक होगा उतना बेटी का भी हक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यही प्रश्न था। अगला यहाँ प्रश्न जो है काफ़ी लंबा है। देखिए, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। बोल रहा है कि सामाजिक के जो आपके विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो आपको एक एक करके पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। जैसे देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्वों को चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। तो यह क्या लागू नहीं होता है? लागू होता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें को जाहिर करना संभव है, ये भी बात सही है, ये तो सही है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बयान जो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये दोनों बयान तो लागू हो रहा है। नेक्स्ट आपको देख लीजिए, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों का हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी सही है। सामाजिक विभाजनों का जो हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? लोकतंत्र है। लोगों के मतलब सहमति के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। अगला देखिए, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर
समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ये तो गलत है। लोकतंत्र क्या सामाजिक विखंडनों के आधार पर जो है समाज को विखंडन की ओर ले जाता है? समाज को एक एकजुटता करता है, ना कि विखंडन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो ए है, मतलब डी जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, तो यह जो सेंटेंस है, जो यह आपका मतलब बयान है, यह जो है लागू नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफी लंबा है, काफी बड़ा भी है। देख लीजिए, निम्नलिखित में से 3 बयान पर विचार करें। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला क्या बोल रहा है? जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वह सामाजिक विभाजन होता है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक मतलब क्या होता है? विभाजन होता है। दूसरा बयान को देखिए, यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान है। यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान है। सही भाई है। देखिए, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। यह भारत जैसे ही देशों में सिर्फ सामाजिक विभाजन होता है और कहीं नहीं होता है। इन बयानों में से कौन सा बयान सही है? तो देखिए, इन बयानों में से जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि आपका अ और ब मतलब कि 1 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर जो है यह दोनों सही है। बाकी ये तीसरा गलत है, क्योंकि सिर्फ भारत जैसे देशों में ही जो है सामाजिक विभाजन नहीं होता है, बल्कि अन्य देशों में भी होता है। और यह दोनों जो है आपका सही है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे में टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होता है। वह किस राज्य का है, किसका क्या नाम है, उसके माता पिता, वह किस देश का है, क्या बोलता है, उसकी भाषा शैली क्या है, तो उसकी बहुत सारी पहचान होती है। अगला प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? अब किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्टीम एवं जॉन कॉलेस, जेड गुडी। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, वह कौन नहीं थे? तो वह जो है आपके जेड गुडी जो थे, यह जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बाकी जो है महात्मा गांधी ने विरोध किया था दक्षिण अफ्रीका में, किंग मार्टिन लूथर किंग ने भी किया था, और जो आपका धावक जो थे, ओलंपिक धावक जो आपका टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिडेस, ये भी ने जो है विरोध किया था रंग भेद के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी जो है थोड़ा लंबा है, पढ़ेंगे समझेंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक मतलब कि जो आपका होता है ना, मेल फीमेल वाला बात, उससे जी हम बात करते हैं तो हमारा उससे अभिप्राय क्या होता है? लिंग के आधार पर हम जब विभाजन करते हैं, मतलब बांटते हैं, तो इसका ऑप्शन के अनुसार पकड़ेंगे। पहले वाले ऑप्शन को देखिए क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, यह तो होता है, यह तो है भाई, इसका है कि नहीं है? देख लीजिए, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिका की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार मिलना, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। तो यहाँ हमारा जो गलत है वो क्या है? गलत हमारा जो है 2 नंबर है। बोल रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका बी है वो हो जाएगा। एक नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज्य संस्थाएं। तो देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है यह कहाँ पर है? तो आरक्षण की व्यवस्था जो है भारत में जो है मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज्य संस्थाएं में। कहाँ पर है? पंचायती राज्य संस्थाएं में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति के अंतर्गत संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? जो सांप्रदायिक राजनीतिक होता है वह किस पर आधारित होता है? तो वह जो होता है एक धर्म दूसरे के श्रेष्ठ पर होता है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ पर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो एक धर्म दूसरे से सर्वश्रेष्ठ पर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब जो है भारतीय संविधान के बारे में आपको नीचे जो है 4 कथन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आप ढूंढ कर मुझे बताएं, पढ़े आप एक एक करके, आपको समझ में आएगी। तो देखिए, पहला ऑप्शन को देखें, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या यह हमारे संविधान का कथन के बारे में सही नहीं है? देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह तो गलत है, सभी धर्म को हमारा माना गया है। बोल रहा है कि कथन सही नहीं है, वो ना पूछा है, तो ये तो सही है, ये सही है कि यह एक धर्म को जो है राजकीय धर्म बनाता है, सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है।
किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, ये भी सही है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह भेदभाव की मनाही नहीं करता है, यही जो कथन है वो गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न अब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सभी नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो आप मुझे बताएं। तो आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे संविधान में जो है क्या है कि सभी को जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 19 में दिया गया, अनुच्छेद 19, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया? मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वह किसी भी धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान से रिलेट करता हो। तो भारतीय संविधान में जो है यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि कोई भी धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, निषेध किया गया, मतलब मना किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1961 में मुंबई में मराठों की संख्या थी। 1961 ईस्वी में जो है मुंबई में मराठों की संख्या कितनी थी? तो 1961 ईस्वी में जो है मुंबई में मराठों की जो संख्या थी वह 34% थी। कितना थी? 34%। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन ईसाई बहुलक देश है? तो निम्नलिखित में से जो है ईसाई बहुलक जो देश है वह कौन सा है? ऑप्शन देखिए, उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड, क और ग, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईसाई बहुलक देश है जहां पर ईसाई लोगों की ज्यादातर लोग रहते हैं वो उत्तर आयरलैंड में भी रहते, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में रहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट आपका है, 1967 तक भारतीय राजनीति में निम्न में से किसका वर्चस्व रहा? स्वर्ग, मतलब देखिए स्वर्ण का, निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का, इनमें से कोई नहीं। अभी क्या है, हमारे संविधान के जो भी जितने भी राजनीतिक व्यवस्था मतलब है उसमें सभी जाति का जो है दबदबा है, सभी जाति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन 1967 तक जो है भारतीय राजनीति में जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं किसका जो है वर्चस्व रहा है। वर्चस्व मतलब ताकत, दबदबा रहा, तो वह जो है स्वर्ण का रहा। जो स्वर्ण मतलब जाति के लोग थे उन्हीं का दबदबा रहा, उन्हीं का राज्य रहा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन की निम्न में से कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? तो सामाजिक विभाजन की जो निम्न में से अभिव्यक्तियां हैं वह कौन सी है भाई? तो वह जो है आपका उपयुक्त सभी है, जाति भी है, धर्म भी है, लिंग भी है। अब हम इसके लास्ट वाले प्रश्न को देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट ही प्रश्न है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप क्या होता है? तो वर्ग, जो वर्ण व्यवस्था होता है, देखिए वहाँ पर वर्ण है, वर्ग नहीं है, देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्थित रूप होता है वो क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो व्यवस्था होती है वो होती है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी होते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रश्न इस सेट का, समाज में, भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्न में से किसका योगदान रहा? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों ने जो है समाज सुधारक के लिए जो है कार्य किया। महात्मा गांधी ने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया और ज्योतिबा फुले ने तो बहुत सारा काम किया स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर, स्त्रियों की शिक्षा, साथ ही साथ जो अति पिछड़ा जाति है उनके लिए भी जो है बहुत सारा कार्य किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। है कि जाति व्यवस्था को निम्न में से किसने कमजोर किया है? तो जाति व्यवस्था को जो है किसने कमजोर किया है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आपकी जाति व्यवस्था है ना उसको कमजोर करने में आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण तीनों का जो है योगदान रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 और 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो वर्ष 1999 और 2000 ईस्वी के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत जो है 45.8% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया? अब कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि श्रीलंका की जो राज्य भाषा है वो क्या है? तो सिंहली है। क्या है? सिन्हली, सिन्हली, सिंहली इसे हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर कब लागू किया गया था ये ना प्रश्न पूछ रहा है। तो यह जो है आपका 1956 ईस्वी में जो है इसे अपना मतलब श्रीलंका का जो है सिंहली भाषा को जो है राष्ट्र भाषा जो है रूप में स्वीकारा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्न में से कौन से स्वरूप है। अब जो राजनीति में सांप्रदायिकता के जो निम्न में से रूप है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि सांप्रदायिकता क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन आप देखिए, धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, उपयुक्त सभी। तो जो राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित के स्वरूप जो है वह इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो भी धार्मिक से चीज़ों से रिलेटेड होती है, धार्मिक पूर्वग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये सभी जो है इसका अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है। तो श्रीलंका जहाँ की अभी देख रहे हैं वहाँ पर फूड इमरजेंसी लगा हुआ है, वहाँ पर आपातकालीन स्थिति लगा हुआ है, भोजन को लेकर खाने पीने की चीज़ें कम हो गई है, वहाँ पर महंगाई बढ़ गया है। तो पूछ रहा है इसमें कि श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो श्रीलंका जो है वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म जो है लोग रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है। तो भारत में जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं की जो कुल भागीदारी है वह कितना प्रतिशत है। तो महिलाओं की जो कृषि क्षेत्र में भागीदारी है भारत में वह जो है आपका 40% है। कितना, 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए भारत में तो अभी बाद में आया है, लेकिन यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में किस देश में सर्वप्रथम जो है महिलाओं को वोट देने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ। तो वह जो देश था सर्वप्रथम जहाँ पर जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया वह ब्रिटेन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ राष्ट्र की विशेषता नहीं है। देखिए संघ राष्ट्र की जो है विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। तो लिखित संविधान यह तो है भाई, संघ राष्ट्र के विशेषता है। शक्तियों का विभाजन ये भी है, सर्वोच्चम न्यायपालिका ये भी है। तो जो इनहरी शासन व्यवस्था यह नहीं है, इंकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की जो है विशेषता नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं कि लिखित संविधान उनका है, शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च जो वहाँ का न्यायपालिका है वो भी है, लेकिन जो इंकहरी शासन व्यवस्था है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संघ राष्ट्र का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ जो राष्ट्र का उदाहरण है वह कौन सा देश है। तो वह जो है आपका अमेरिका है। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है अभी, और संघ राष्ट्र का जो है सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। तो भारत में जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो है अधिकारों का विभाजन जो है कितनी सूचियों में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका विभाजन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची में जो है विभाजन हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। अब बताइए सत्ता में जो है साझेदारी सही है क्यों है, कारण आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, बताइए कि सत्ता में जो साझेदारी है वो क्यों है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए आप, पहला है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। ये तो नहीं करती है, देश की एकता को कमजोर थोड़ी करेगी। फैसला लेने में देरी करती है, ये भी नहीं करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ये भी नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। यह विविधता को जो है अपने में समेट लेती है। विविधता मतलब कि भिन्न तरह के जो रहन सहन, विविधता मतलब कि जहाँ भिन्नता पाई जाती हो। जैसे हमारा देश क्या है, विविधता वाला देश है। यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के, सभी लोगों की धर्म अपनी अलग है, रहन सहन खान पान अलग है, बोलचाल भाषा शैली सब अलग है। तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही कि यह जो है विविधता को अपने में समेट लेती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, कैसे है भाई। तो इसका आंसर बताना है। इसका 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जो बड़ा वाला वही होगा, जो बड़ा वाला दिख रहा है ना वही आंसर होगा। देखिए संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौंदर्य एवं विश्वास रहेगा, मतलब सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वेस्ट इंडीज़ में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। वेस्ट इंडीज़ में जो है किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई, मतलब वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन बी होगा, 1958 में किया गया। कब किया गया, 1958 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नाइजीरिया में
किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो नाइजीरिया देश जो है यहाँ पर जो है संघीय व्यवस्था की जो है स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था की स्थापना है यह 1963 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस राज्य को भारतीय संविधान के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो निम्न में से जो है भारत के किस राज्य को जो है भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब क्या है, यह हट चुका है। जो वहाँ का मुद्दा था वो वहाँ का मुद्दा हट चुका है। अब जो है वहाँ पर अलग उसका संविधान नहीं प्राप्त है। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो है पहले जो है उसका अपना एक अलग संविधान था जो कि भारत के संविधान से अलग था। मतलब उसका एक अपना अलग संविधान था, लेकिन वह नियम हटा तो वहाँ का ये भी हट गया। नेक्स्ट आपका है, भारत में सर्वाधिक लोग निम्न में से किस भाषा को बोलते हैं? बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, संस्कृति। तो भारत में जो है सर्वाधिक लोग जो है किस भाषा का जो है उपयोग करते हैं? तो वह जो है आपका हिंदी का प्रयोग करते हैं। समझ गए? हिंदी का। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है स्थानीय स्वशासन को जो है किस अनुच्छेद में जो है जगह जो दिया गया है वह आपका जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो याद कीजिएगा, भारतीय संविधान में जो है स्थानीय जो स्वशासक है उनको जो है जगह जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया है? तो भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली को जो है निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि बलवंत राय मेहता, देखिए बलवंत राय मेहता के समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई, मतलब भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू कब हुई? तो यह जो लागू हुआ था भारत में पंचायती राज व्यवस्था या प्रणाली, तो यह जो आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्न में से सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में जो है सर्वप्रथम जो है पंचायती राज प्रणाली जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो यह जो है आपका लागू जो है नागौर, देखिए नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर नहीं, नागौर में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया गया था। एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता जो कि पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रणाली मतलब आया था उसमें जो है ढांचागत जो सुझाव दिया गया था वह जो है आपका त्रिस्तरीय दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना है? बिहार में जो पंचायती राज होता है, मुखिया चुनाव वगैरह जीतता है, उसका कार्यकाल कितना होता है भाई? तो उसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। आपको मालूम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों। तो देखिए बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वह क्या है? तो वह जो है आपका ग्राम पंचायत भी है, पंचायती समिति भी है और जिला परिषद भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में जो है पंचायती राज अधिनियम जो है यह 1993 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ? 1993 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। तो बिहार सरकार जो है ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी कितना मानती है कि वह एक पंचायत के रूप में घोषित होगी? तो देखिए बिहार सरकार जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना में जो है औसत आबादी जो मानती है वह 5000 मानती है। 5000 हो गया तो वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान है। कितना प्रतिशत जो है आरक्षण के प्रावधान है? तो देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों का जो है कितना प्रतिशत जो है आरक्षण दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि वह जो है आरक्षण जो है आपका 50% दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की जो व्यवस्थापिका सभा है वो क्या है? ग्राम सभा या ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत की जो व्यवस्थापिका सभा है वह जो होता है आपका ग्राम सभा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में
किस लिए जाना जाता है? तो देखिए, वर्ष 1975 में जो है भारतीय राजनीति में जो है क्यों जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला पढ़िए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखिए, वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति के लिए जो है इसलिए मतलब जाना जाता है क्योंकि देश के अंदर जो है उस दिन जो है उस ईयर जो है आपातकाल जो है लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब कि वर्ष 1975 में जो है इमरजेंसी लागू होने के कारण जो है भारतीय राजनीति में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश जो है निम्नलिखित में से जो है कब मतलब किस दशक से जो है प्रारंभ हुआ? तो यह जो है आपका प्रारंभ 1970 के दशक से जो है शुरू हो गया कि भारतीय लोकतंत्र में जो है सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश जो है शुरू हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जैसे देखिए, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को भी नहीं। तो देखिए, भारत में जो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें जो है निम्नलिखित में से जो है जनता पार्टी को जो है बहुमत मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको है चिपको आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? मतलब पूछ रहा है इसमें कि चिपको आंदोलन जो है किस चीज़ से जो है संबंधित नहीं है, बाकी किससे संबंधित है? देखिए, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो देखिए, चिपको आंदोलन के अंतर्गत जो है लोगों ने जो है पेड़ बचाने के लिए जो है संकल्प लिया था, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से जो है चिपको आंदोलन का जो है रिलेशन कुछ नहीं है। मतलब चिपको आंदोलन का जो है आवाज़ इसलिए उठाया गया था कि पेड़ों को बचाया जाए, आर्थिक शोषण से मुक्ति पाया जाए, शराबखोरी के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाया गया था, ना कि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध उठाया गया था। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 6 नंबर मतलब 106, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से जो संबंधित नहीं है उसको देखना है। पहला देखें, जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीबी किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो जो दलित पैंथर्स है इसका कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से क्या है? वो आपका जो है दलित सेना का गठन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो निम्नलिखित में से जो है भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ताड़ी विरोध आंदोलन। देखिए, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी जो होता है एक पेय पदार्थ होता है जो जिसका मतलब विरोध जो है किस राज्य से शुरू किया गया? ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए, ताड़ी विरोध जो आंदोलन हुआ था यह आपका जो है आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। नारियल की ज़्यादा उधर उपज होती है इसलिए जो वहीं पर से जो है यह जो है आंदोलन को शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वह जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश। इसको मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको दिखेगा
देखिए फिर से इसी प्रश्न को देख ले, नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह वाला आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है यह जो है कहाँ से हुआ था? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन जो हुआ था यह आपके राजस्थान से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो सूचना से संबंधित जो कानून बना वह आपका जो है 2005 में बना। कब बना? 2005 में बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय संगठन या गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को पढ़िए। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन का जो उद्देश्य है वह यह है कि लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? जो बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण जो है क्या था? पहला ऑप्शन देखिए, पानी की कीमत में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन देखिए, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो देखिए जो बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य जो मेन कारण था वह पानी की कीमत में वृद्धि था। तो इसलिए जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में जो है आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1948 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का मतलब कि आशय क्या है? अफसरों के समूह? नहीं। सेनाओं के समूह? नहीं। व्यक्तियों के समूह हो सकता है, किसानों के समूह? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रमुख उद्देश्य जो है सभी राजनीतिक दलों का प्राय होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी आपका राजनीतिक दल हो उसका प्रमुख जो उद्देश्य जो होता है हमेशा प्राय रहता है वह क्या रहता है? सत्ता प्राप्त करना। कोई भी राजनीतिक मतलब पार्टी होती है वह क्या चाहता है कि मेरा सत्ता जो है देश पर रहे, मैं इस पर जो है कब्जा कर पाऊँ, वही ना रहता है। वो जीतना ही चाहता है। कोई हारना चाहता है? नहीं चाहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव मतलब सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लें कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में जो है किसे, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन देखिए, सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो निम्नलिखित में से जो है हमारे देश के संविधान को जो है लोकतंत्र का जो है प्राण माना जाता है। संविधान में ही जो है सभी बातें लिखी हुई है, इसीलिए जो है लोकतंत्र का जो मतलब प्राण है वो हमारा संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? देखिए चुनाव लड़ना यह तो करता है, फिर देखिए सरकार की आलोचना करना ये भी करता है, फिर आपका प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना ये भी करता है राजनीतिक दल। क्या है? अफसरों की बहाली ये नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में से जो मतलब राजनीतिक दल की कार्य नहीं है वह क्या है? अफसरों की बहाली करना यह उसका कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों जो कार्य है उसका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में कौन सा विचार जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़कर ऑप्शन देंगे, मतलब आंसर देंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है। तो देखिए राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। यहाँ पूछा है कि कौन सा जो विचार है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? तो यह तो मेल नहीं खा रहा है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने की साधन है, ये भी नहीं है। देश में विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, यह सही है, यही जो है मेल खाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को।
तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न देख ही लेते हैं। जो प्रश्न बाकी है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है वह आपका जो है ब्रिटेन देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी तीनों देशों में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट आपका है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की जो व्यवस्था होती है वह जो है आपके मैं बता दूं कि यह जो है आपका बहुदलीय व्यवस्था में होती है। बहुदलीय मतलब कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है सरकार बना सकती है, वो जो होता है बहुदलीय में होता है। जैसे भारत में देखिए बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां राजनीतिक दलों की नहीं है? पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां जो है राजनीतिक दलों की नहीं है? पहला देखिए, राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, राजनीतिक दलों में युवा और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। यहाँ बोल रहा है कि कौन सी जो है चुनौतियाँ जो है नहीं है वो देखना है। यह तो चुनौतियाँ है, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यही होगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी चुनौतियां जो है राजनीतिक दलों की नहीं है? तो ऑप्शन डी देख रहे हैं। देखिए ऊपर तीनों ऑप्शन देखिए, ए, बी और सी, ये तीनों जो है चुनौतियां है। लेकिन विपक्षी सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, यह जो है राजनीतिक दलों के लिए जो है चुनौतियाँ नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से सभी पर। तो देखिए दल बदल कानून जो होता है केवल जो होता है सांसदों एवं विधायकों पर जो है लागू होता है। जैसे आज के ही न्यूज़ में देख ले, आज बिहार में क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने जो है एनडीए का साथ छोड़कर जो है आरजेडी का साथ जो है पकड़ लिया है, महागठबंधन की ओर बढ़ गया। तो यहाँ क्या हुआ, सांसदों का विधायकों का जो है दल बदल मतलब हो गया। तो इसका केवल इसी का होता है, सांसदों और विधायकों का जो है अदला बदली हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता एवं उनका चिन्ह जो होता है, चुनाव चिन्ह जो होता है या पार्टी का चिन्ह जो होता है, यह जो होता है केवल निर्वाचन आयोग द्वारा, जो चुनाव के निर्वाचन आयोग के मुख्य होते हैं वही देते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा मान्यता दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय दल नहीं है वह कौन नहीं है? तो वह जो है आपका लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी आपका जो है वो राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट आपका है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है 2003 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2003 ईस्वी में जो है हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया, कब किया? तो भारत ने जो है अपने गणतांत्रिक संविधान को जो है कब जो है स्वीकारा, मतलब कि अंगीकार किया? तो वह जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अंगीकार किया। इसको याद रखिएगा, संविधान को जो है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई? तो निम्नलिखित में जो है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो है स्थापित कब हुई? तो यह जो है आपका 1977 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है निम्नलिखित में से कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। नेक्स्ट आपका है, संपूर्ण क्रांति का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जेपी नारायण ने दिया था, मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 1975 ईस्वी में जो दिल्ली में आयोजित जो संसद मार्च का जो है नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह जो था जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 जून 1975 ईस्वी को निम्न में से किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन और अवैधानिक करार दिया? तो 12 जून
1975 ईस्वी में जो है न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन को जो है अवैधानिक जो है मतलब करार दिया। वो कौन मतलब निर्वाचन था, कौन न्यायालय था? तो वह जो है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय था। कौन था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चिपको आंदोलन निम्न में कहाँ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपका जो है उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दलित पैंथर्स ने निम्न में से किस राज्य में दलित पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया? तो दलित पैंथर्स ने जो है निम्नलिखित में से जो है दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ जो मतलब अपना संघर्ष किया वो किस राज्य में किया? तो वह जो है अपना महाराष्ट्र राज्य में किया। मतलब कि वह महाराष्ट्र राज्य में किया। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह टिकैत निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी वर्तमान समय आपने देखे कुछ महीने पहले जो है देश में एक बड़ी हलचल मची थी। भारतीय किसान यूनियन के जो है वो संगठन से संबंधित है। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि किसान आंदोलन के जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण जो है यह जो है आपका 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? ऑप्शन देखिए राजनीतिक असमानता को प्राप्त कर लिया है, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का कम कर दिया है। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से जो है किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो निम्नलिखित में से जो है वह समाज की जो बहुमत समूह होता है, अल्प समूह होता है, उनका जो है व्यवहार एक साथ जो है व्यवहार करता है। तो इसी तरह इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यों का शासन। तो देखिए इनमें से बोल रहा है कि एक बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा? तो देखिए क्या है? कानून के समक्ष समानता, ये सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी आएगा लोकतांत्रिक में। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी आएगा। लेकिन बहुसंख्यों का शासन, यह जो है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आज दुनिया के लगभग देशों में लोकतांत्रिक किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो मतलब लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है क्या? कितने देशों में? 50, 100, 150, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आज वर्तमान में जो है 100 से ऊपर देशों में जो है लोकतंत्र जो है विद्यमान है, मतलब विद्यमान है। नेक्स्ट है आपका भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्ष का है? तो भारत में जो है इतिहास, लोकतंत्र का जो इतिहास है लगभग जो है आपका 72 साल पहले का है। 1947 से ले अभी तक। आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगला प्रश्न का कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, निरंकुश, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो वह जो आपका व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुनाव जो होता है मतलब सही तरीके से जो होता है किस में होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ है कि सभी लोकतांत्रिक शासन में 1950 और 2000 ईस्वी के दौरान विकास दर क्या है? 2%, 2.5, 3.95, 5.5। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3.95%। अगला प्रश्न है सभी तानाशाही शासन में विकास की दरें क्या होती है? तो सभी तानाशाही शासन में विकास की दरें जो होती हैं 4.42% होती है। कितना होता है? 4.42%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तानाशाही वाले गरीब देशों में 1950 और 2000 ईस्वी के दौरान जो है विकास दर कितना रहा? तो अभी ये प्रश्न किए हैं कि 4.34% रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए दो ही ऑप्शन है, जनता जबरन संतुष्ट होता है, जनता का लोकतांत्रिक में रुचि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जबरन जो है संतुष्ट होता है। तो यही पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है
भारत में जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? ऑप्शन को पढ़ेंगे। जनता का शिक्षित होना, जनता का अशिक्षित होना, जनता के पास धन का होना, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए लोगों के द्वारा जो है शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मतलब भारत में क्या होना चाहिए? जनता का शिक्षित होना अनिवार्य होना चाहिए। जनता जब शिक्षित रहेंगे तो ही ना अपने लोकतंत्र के अधिकारों को समझ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब आपको निम्नलिखित में से कथन को सही बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन पढ़िए। लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बात सही है, लोकतंत्र में बहुत सारी प्रक्रिया होते हैं। लोकतंत्र में न्याय व विकास की दर धीमी होती है। ये भी बात सही है कि लोकतंत्र में न्याय और विकास की दरें जो होती है धीमी होती है। ऑप्शन सी देखिए, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क और ख दोनों, मतलब दोनों, ये भी सही है ये भी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऊपर वाला प्रश्न आ गया। अब मुझे बताइए कि लोकतंत्र की सफलता जो होता है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन को पढ़ेंगे तब लगाएंगे। नागरिकों का उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला दूसरा तो गलत ही लग रहा है, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो है लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत था? तो मुझे बताएं। ऑप्शन देखिए, 10%, 15%, 33% और 50%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 10% थी। अब जो है बढ़ गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकतंत्र, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता का शासन है, यह कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले ही आपको सेट में करवाया है कि यह कथन किनका है कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी का है, अब्राहम लिंकन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर जो है भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 71 से 72 करोड़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है वह क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक जो कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। क्षेत्रवाद करेंगे तो वहाँ पर अलगाव की भावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका है, माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? तो माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि नेपाल देश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश है? निम्न में से लोकतांत्रिक देश बताना है, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक है, भारत भी है और अमेरिका भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में किस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबड़ स्टाम्प की तरह है? तो निम्न में जो है किस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रबड़ स्टाम्प की तरह है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए, टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? तो टोनी ब्लेयर का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है ब्रिटेन देश से है। किससे है? ब्रिटेन देश से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो आपका अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, इनका कथन है कि कार्यपालिका में ऊर्जा होना चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य की प्रतिष्ठा, निष्ठा और संघर्ष होनी चाहिए। यह कथन जो है अलेक्जेंडर हैमिल्टन की मतलब कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है। तो ब्रिटेन की राजधानी मतलब ब्रिटेन की जो राजनीति है
उसमें जो है महिलाओं की जो भागीदारी है 19.3% है। कितना है? 19.3%। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो अमेरिकी राजनीति में जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वह जो है 16.3% है। कितना है? 16.3%। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुई थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव तो बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इसमें जो है कांग्रेस पार्टी को जो है निम्नलिखित में से कितने सीट जो है प्राप्त हुए थे? तो 206 प्राप्त हुए थे। कितने? 206। अगले प्रश्न को देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में महिलाओं की भागीदारी हो गई, तो उससे पहले 10% थी, लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ाकर जो है निम्नलिखित में से क्या किया गया कि 10% से अधिक कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कितना किया गया? तो 33 के आसपास अप्रॉक्स है, मुझे कंफर्म नहीं याद है, आप लोग देख लेंगे एक बार। 10% लेकिन ऊपर है। अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकतंत्र के समक्ष निम्न में से कौन सी चुनौतियां हैं? भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र के समक्ष जो है निम्नलिखित में से जो मतलब चुनौतियां हैं वो क्या है? भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है और परिवारवाद भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्न में से किस तिथि को हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वह जो है मैं बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आपका है, भारत में प्रथम सामान्य चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम सामान्य चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता निम्न तिथियों में कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह जो है निम्नलिखित में से जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और 1931 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है निम्नलिखित में से जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है भाग लिया था, मतलब महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि भारत किस तिथि को स्वतंत्र हुआ? तो यह प्रश्न तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं कि भारत जो है निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है आज़ाद हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल भी 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, तो हमारा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव किसने उपस्थित किया? तो भारत में जो है भारत की संविधान सभा के में मतलब उद्देश्य से संबंधित जो प्रस्ताव हुआ निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है उपस्थित किया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न और यह लास्ट ही प्रश्न है हमारा यह। देखिए यहाँ पर संविधान सभा में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया गया? तो उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने मतलब पारित किया, उपस्थित किया, लेकिन यह कब पारित किया गया था? मतलब प्रस्ताव को जो है किस दिन जो है किस तिथि को जो है उपस्थित किया गया था? तो यह जो तिथि था वो तो आपका 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? किस वर्ष जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें धर्मनिरपेक्ष जो आपका शब्द है इसको जोड़ा गया? तो बताइए कब जोड़ा गया? तो मैं आपको बता दूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो मतलब प्रस्तावना में जोड़ा गया यह 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से एक कौन सा शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन देखिए, लोक कल्याणकारी, संप्रभुत्व या संप्रभु संपन्न
समझ गए। फिर आपका जो है समाजवादी लोकतांत्रिक। तो 42वें संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है एक शब्द जो जोड़ा गया वो आपका समाजवादी था। क्या था? समाजवादी। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, प्रस्तावना के किस शब्द के बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो प्रस्तावना के जो है निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय एकता के बाद जो है अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया। प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समझ गए, इसके बाद जो है जोड़ा गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? भारतीय संविधान की जो है किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो आत्मा कहा जाता है वह उसके प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है ना, उसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्वों पर। तो जो भी संविधान निर्माताओं थे उन्होंने जो है संविधान के जो है प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जो जनप्रिय संप्रभुता है क्यों है? क्योंकि हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना होती है ना, अगर आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड में जितने भी विद्यालय है ना, उनके जो होते हैं सुबह सुबह विद्यालय प्रार्थना में जो है बिहार जो आपका भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को पढ़ा जाता है कि हम भारत के लोग, ये वाला पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है शब्द, किन शब्दों से? हम भारत के लोग, इससे होती है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत है एक, बताएं क्या है? भारत एक कैसा राज्य है या कैसा राष्ट्र है? आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या राष्ट्र है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत को जो है देश भी कहा जाता है, राज्य भी कहा जाता है। राज्य इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यह बहुत सारे राज्यों का समूह है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न यही आ गया, भारत है क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो धर्मनिरपेक्ष के ऊपर बातें, बहुत सारी बहसें होती है। तो इसका मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है ना कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, जिनका भी जो भी धर्म है ना उनके सभी को महत्व देना, ना कि हिंदू मुस्लिम करना। समझ गए मेरी बात को। अभी आपको मालूम है कि हिंदू मुस्लिम जो होते हैं ना, ये वर्तमान समय बहुत ज़्यादा होता दिख रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को जो है आज़ादी है, अपनी रीति रिवाज है, सभी को अपने अनुसार पालन करना चाहिए। जी, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए यहाँ पर राज्य हो गया ना, अब बोलेंगे कि ऊपर राष्ट्र था, यहाँ पर राज्य हो गया। सही बात है, राज्य भी बोला जाता है भारत को। समझ गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारतीय राज्य क्या है बताएं? तो इसका मतलब यह है ना, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन पढ़ें। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य है वह जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। समझिए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को मानना चाहिए। सभी धर्म की अपनी एक रीति रिवाज, रहन सहन, बोलचाल है, तो सबकी अपनी एक स्वीकृति होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, गणतंत्र होता है बताएं केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो देखिए, गणतंत्र होने का जो मतलब होता है आप सभी लोगों को मालूम है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो वंशानुगत रूप से ना हो। समझ गए। वंशानुगत कहने का मतलब है कि जिसके दादा हुए उसके बेटा ना हो, उसका बेटा हुआ तो उसका ही बेटा हुआ नहीं, जो राजा शासन होता था कि उसके मतलब पूर्वज थे तो वही बनेगा, ऐसा नहीं हो। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा नहीं। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया? बताएं।
42वें संशोधन के संविधान जो हुआ था, 42वें संशोधन हुआ जो संविधान में, उसमें जो है 42वें संशोधन में जो है 2 ऐसे शब्द कौन कौन से जोड़े गए। अभी तो ऊपर यह क्वेश्चन का आंसर देखा है आपने, बताएं मुझे। समाजवादी को जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। किसे किसे जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है 42वें संशोधन के तहत जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताएं मुझे। भारत एक गणतंत्र मतलब राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? बता दें। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्य का एक संघ है। तो देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका कहने का मतलब यह है कि भारत में वंशानुगत होता है शासन नहीं है। समझ गए? जो कि राजा होते थे उसके बेटे, मतलब कि राज्य शासन नहीं है, राजा वाला शासन नहीं है। यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक है, लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। भारत का गणतंत्र कहने का मतलब यही होगा। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से आज़ादी हो। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताएं। भारत के संविधान के उद्देशिका में कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारा समाजवादी, पथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोक कल्याण शब्द जो है शामिल नहीं है, बाकी आपका तीनों जो है वो शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, बताएं। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कुछ मतलब प्रबंध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो भारत को जो है गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर, इसलिए माना जाता है। समझ गए? इसलिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है कि जो आपका संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो आपका सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का जो अर्थ है हमारे संविधान में दिया गया है, उसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। समझ गए? सभी भारतीय नागरिकों को जो है धर्म मानने के लिए स्वीकृति है, कहीं भी वो किसी धर्म को मान सकता है, उसकी उपासना की स्वतंत्रता है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। यही प्रश्न आ गया सेकुलर वाला। आगे देखते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? बताएं मुझे। समाजवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समझ गए? हमारे जो संविधान के प्रस्तावना में शामिल है। अगला यहाँ प्रश्न है, सामाजिक समता का अर्थ क्या होता है? सामाजिक समता का जो अर्थ होता है वो आपका होता है भेदभाव का अभाव। समझ गए? भेदभाव का अभाव मतलब कि न हो। अगला यहाँ प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये तो उधर ही मैंने आपको बताया था पहले ही कुछ प्रश्न में कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर जो है निम्नलिखित में से चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुआ था, इसकी जो है प्रभाव जो है नहीं झलकता है। बाकी आपको फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये सभी का जो है प्रभाव दिखता है थोड़ा थोड़ा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? देखिए, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, एकता और अखंडता को जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष। तो इसका बताइए। तो इसका आंसर जो होगा आपका गुट निरपेक्ष को जो है नहीं जोड़ा गया, बाकी तीनों को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? बताएं। तो भारतीय संविधान ने जो है निम्नलिखित में से जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को जो है लोकतंत्र में वो अपनाया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार। अगला यहाँ प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है हमारा सेट का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित लोकतंत्र को जो है निम्नलिखित में से जो आपका राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी को जो है वर्णित लोकतंत्र को के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।